नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की कोविड-19 सिचुएशन और उसकी हैंडलिंग के बारे में, और स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ किस तरह की बातें चल रही है इन द वेस्टर्न प्रेस, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक तरफ वेस्टर्न प्रेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इंडिया को लेकर, इंडिया की मिसमैनेजमेंट को लेकर कोविड-19 की, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि G7 का इनविटेशन अभी भी बरकरार है इंडिया को। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ऑल्दो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा बायास की खबरें आती है, बट इन जनरल अगर हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे कि एक तरफ मीडिया क्रिटिकल है लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को अभी भी इन्वाइट है G7 का, तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, Why G7 considers India very very important with मोदी और विदाउट मोदी, और अंत में एक हिस्टोरिकल डिस्कशन भी करेंगे क्योंकि एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से भी हम लोग अगर बात करें तो इंडिया की सिचुएशन हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंसिडेंट्स क्या जोड़ेंगे और हिस्ट्री में क्या हुआ है, परहैप्स हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे एंड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई ट्रिपल। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट है। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या हुआ था। देखिए, जनवरी में इंडिया को इनवाइट आया था, राइट, पीएम मोदी को G7 समिट के लिए इनवाइट आया था। अब ये G7 में कंट्रीज कौन कौन सी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन G7 आर मेजर डेवलप्ड डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे क्या केवल इंडिया को आया था या किसी और कंट्री को आया था, ये भी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन नॉनदलेस हमारा डिस्कशन आज किस चीज पे होने वाला है कि G7 समिट की इनवाइट आ चुकी है, जनवरी में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद इंडिया में सिचुएशन बदली है और इस इनवाइट का स्टेटस अभी तक नहीं बदला है। यानी कि वेस्टर्न प्रेस G7 इन्विटेशन के बाद तो काफी ज्यादा क्रिटिकल है मोदी के बारे में, राइट। इसके बावजूद अभी भी इंडिया इज इन्वाइटेड फॉर द G7 मीटिंग, राइट। तो हम लोग यहां पे देखेंगे पहले वेस्टर्न मीडिया की कवरेज। अगर वेस्टर्न मीडिया के बारे में बात करें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया में मोदी लीड्स इंडिया आउट ऑफ लॉकडाउन एंड इनटू अ वायरल एपोकैलिप्स। बहुत ही स्केदिंग एक आर्टिकल आया था। इनफैक्ट इस स्केदिंग आर्टिकल के ऊपर इंडियन हाई कमीशन जो है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि वी अर्ज @ऑस्ट्रेलियन टू पब्लिश अ रीजॉइंडर, जहां पे उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड सेट स्ट्रेट कीजिएगा, यहां पे आप बेसलेस आर्टिकल्स, बेसलेस आर्गुमेंट मत दीजिए इंडिया के खिलाफ। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे देशों की, देखिए वॉशिंगटन पोस्ट ने यह कहा था कि इंडिया में जो पैंडेमिक चल रहा है, अभी सडन कोरोना वायरस वेव आई है, इट इज नॉट अ फार अवे प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इंडिया में आई है तो वर्ल्ड काफी कनेक्टेड है, बहुत ही जल्द दूसरी जगहों पे भी स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गार्डियन की, देखिए गार्डियन में उनके व्यूज उन्होंने बताए थे और मोदी की मिस्टेक्स को हाईलाइट किया। अगेन अ वेरी स्केदिंग आर्टिकल वेयर किस तरह बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट और प्रोबेबली द रॉन्ग डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पैंडेमिक हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। वैसे ही अगर आप देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स के तो काफी ज्यादा स्केदिंग रिमार्क्स आए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था जहां पे आप देख सकते हो कोविड डिवास्टेट्स इंडिया, इनफैक्ट द पिक्चर इटसेल्फ इज वेरी गोरी, जहां पे दिखाया गया फ्यूनरल्स एटसेट्रा इन इंडिया, और कहा था कि डेथ्स इन इंडिया आर अंडर रिपोर्टेड, राइट। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हो न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉम्प्लेसेंसी एंड मिस्ड स्टेप्स दे डीपन कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया, राइट। बीबीसी में भी कुछ ऐसे हाईलाइट किया था, हाउ इंडिया डिसेंडेड इनटू कोविड-19 chaos। अब यहां पे आप देख सकते हो कि बीबीसी आर हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स, द डिसीजंस दैट इंडियन गवर्नमेंट टुक बिकॉज ऑफ विच वी डिसेंडेड इनटू chaos। यानी कि एक तरफ वेस्टर्न मीडिया इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बट ऑन द अदर साइड वी सी दैट देयर इज स्टिल अ इनवाइट, राइट। अगर हम लोग G7 समिट की बात करें, 47th G7 समिट होने वाली है अभी अगले महीने जनवरी 11 से 13 कार्बिस बे कॉर्नवॉल में होने वाले यूके में।
क्योंकि यूके के पास प्रेसिडेंसी है। और अगर हम लोग ये G7 कंट्रीज के बारे में बात करें फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको याद रखना है कि G7 के कौन मेंबर्स है, एक छोटा सा एक्रोनिम मैं आपको बताता हूं, आपको याद रखना है जूस और टर्म GF, राइट। तो GF तो काफी इजी है, राइट। GF इज जर्मनी एंड फ्रांस, और आपको याद रखना है जूस, राइट। इसमें है J फॉर जापान, U फॉर USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। I आपको याद रखना है, I इज नॉट इंडिया, I इज इटली, ओके। C इज कनाडा, और ये जो E है इसको आपको याद रखना है, E फॉर इंग्लैंड। सो फ्रॉम दिस एक्रोनिम यू कैन रिमेंबर G7 कंट्रीज, राइट। तो G7 कंट्रीज ने इस बार क्या किया, खुद की उनकी मीट तो है ही, समिट है G7 समिट, 47 G7 समिट है। उसके अलावा G7 कंट्रीज के अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन इन्वाइटेड है, आप यहां पे देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इज इन्वाइटेड, इंडिया इज इन्वाइटेड, साउथ कोरिया इज इन्वाइटेड एंड साउथ अफ्रीका इज इन्वाइटेड। तो ये कंट्रीज इस बार 47 समिट के लिए इन्वाइटेड है। और अगर मैं कहूं पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर इंडिया में जो ये सेकेंड वेव चल रहा है वहां पे सब कुछ ठीक चलेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मे विजिट नेक्स्ट मंथ जून में, ही माइट गो टू यूके फॉर द G7 समिट, जहां पे ही इज गोइंग टू मीट वर्ल्ड लीडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी पहली बार। और अगर इस 47 G7 समिट की बात करूं मैं, यहां पे बहुत से लीडर्स पहली बार मीट करेंगे, यानी कि जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा, इट विल बी हिज फर्स्ट G7 मीटिंग। जो बाइडेन की पहली G7 मीटिंग होगी। इटाली के जो नए प्राइम मिनिस्टर मारियो दागी, उनकी भी फर्स्ट G7 मीटिंग हुई। और प्रोबेबली दिस वुड बी द लास्ट मीटिंग फॉर जर्मन चांसलर Angela Merkel, because Angela Merkel has said that she is not going to again contest, and someone else is going to become chancellor in the next term. So probably this would be last G7 meeting for Angela Merkel, right? So possibility is that Modi might go and meet these leaders next month. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ ये डेवलप कंट्रीज काफी क्रिटिकल है इंडिया को लेकर, ऑल्दो सरकारों की बात नहीं करो बट मीडिया की बात करो, बट नॉनदलेस एक तरफ क्रिटिकल है लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को एक्नॉलेज भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये G7 कंट्रीज का जो कनेंड्रम है, इनके सामने एक जो पजल पड़ा हुआ है, किस तरह हम लोग इंडिया को हैंडल करें। क्योंकि जब मैं वर्ल्ड रिकॉग्नाइजर्स कहूंगा, क्योंकि G7 कंट्रीज वेरी पावरफुल कंट्रीज, पावरफुल डेमोक्रेसीज, दे रिकॉग्नाइज सर्टेन फैक्ट्स। पहला फैक्ट तो ये है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, ये सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही एमर्जिंग मार्केट है, बहुत ही एमर्जिंग पावर है। इंडिया में टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, 1 बिलियन से भी ज्यादा हमारे यहां पे पॉपुलेशन है, यानी कि इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हम अभी भी एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट है। तो हमें अनदेखा कर ही नहीं सकते हैं ये लोग। तो इसीलिए द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस दैट इंडिया नीड्स हेल्प नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग देयर। अब दूसरा सवाल ये उठता है अबाउट मोदी। अगर हम लोग बात करें पर्सनली अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, yes, Western media is critical, but Western media has a mixed response. Some are critical with respect to Prime Minister Modi, but some are critical with respect to the governance in India in general, जहां पे states are also involved. But nonetheless, अगर हम लोग बात करें in general, क्या बिलीफ सिस्टम है इन G7 कंट्रीज, डिस्पाइट मोदीज ह्यूब्रिस, यहां पे लिखा है ह्यूब्रिस मींस एक्सेसिव प्राइड, जहां पे मोदी proclaimed that we have gained victory over coronavirus too soon, right? अब इसके बावजूद पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करता है नरेंद्र मोदी को। अब ये क्यों? क्योंकि सब जानते हैं इंडिया में क्या कोई विकल्प है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव इन इंडिया। अगर इलेक्शन हो जाए 2024 में भी देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी दैट मोदी विल कम बैक एज द प्राइम मिनिस्टर, एंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस दिस, दैट मोदी राइट नाउ इज द टॉलेस्ट लीडर. There is no alternative to Modi, at least as of today. So they recognize. That is why they do understand importance of Modi. Yes, mistakes happen by even great leaders. That is very fine. But आपको याद रखना है कि world recognizes, मोदी हो या ना हो, इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी अभी फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है वर्ल्ड में. अब इसके अलावा बीट मोदी और नॉट, वर्ल्ड ऑल्सो रिकॉग्नाइज वन मोर थिंग. इंडिया इंपॉर्टेंट है, और अगर इंडिया इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक मार्केट है, इंडिया में 1 बिलियन लोग हैं, तो अगर इंडिया में कोरोना वायरस पैंडेमिक को कंट्रोल नहीं किया गया, इंडिया को मदद नहीं दी गई, तो आगे चल के पूरा विश्व ही अटैक में आ जाएगा. क्योंकि यहां से अगर संक्रमण और भी फैलेगा, राइट, तो
दूसरे देश भी खतरे में आ सकते हैं। जहां पे कंट्रोल में आ चुका है कोविड-19 पैंडेमिक कुछ हद तक, वहां पे भी और खतरा बढ़ सकता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट G7 स्टिल सीज इंडिया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, perhaps Modi as a very, very important partner, because they know that Modi is right now the tallest leader in India. अब ये तो हो गई करंट सिचुएशन। अब हम लोग इस चीज को मैक्रो लेवल से देखेंगे तो हम लोग एक और चीज भी समझ सकते हैं कि हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ। हम लोग दो इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड परहैप्स हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अब पहला इंसिडेंट तो ये हुआ विश्व युद्ध 2 के बाद, मतलब 1945 में क्या हुआ। अगर 1945 की बात करें, देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ इकोनॉमी वाज डिस्ट्रॉयड, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट लाइफ इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अगर हम लोग वॉर रेवेज कंट्रीज की बात करें तो जापान की आप सिचुएशन कर सकते हो। जापान में इनफैक्ट हिरोशिमा नागासाकी जो एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा डिवेस्टेशन हुई थी जापान में, यानी कि द कंट्री वाज ऑलमोस्ट रैवेज्ड। बट विश्व युद्ध 2 के बाद मदद के लिए आए जापान के बहुत सारी कंट्रीज। क्यों? क्योंकि दे अंडरस्टूड दैट जापान वाज इमर्जिंग इकोनॉमी एट दैट टाइम इन एशिया, इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग यूएसए इन द पैसिफिक रीजन एटलीस्ट। सो दैट इज व्हाई वी कैन सी दैट everybody understood importance of Japan and they helped Japan, and perhaps the similar thing is happening right now, although मैं cautionary note यहाँ पे देना चाहूँगा कि I am comparing World War II devastation with COVID-19 to certain extent I may, right, so pardon me for that, but in general अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में भी अभी COVID-19 has to a large extent ravaged the country and everybody is coming to help of India। हम जानते हैं कि इंडिया को 40 से भी ज्यादा देश मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं। इंडिया ने भी अपनी 17 साल पुरानी पॉलिसी चेंज की है और उन्होंने एड एक्सेप्ट की है। तो एक तो हिस्टोरिकल रिपीटेशन ये है कि जब भी किसी देश के ऊपर आपत्ति आती है जिसको दूसरे देश इस नजरिए से देखते हैं कि वो एक इमर्जिंग मार्केट है, वो आगे चल के हमें मदद कर सकता है, तो उसे काफी मदद मिलती है। जापान इज एन एग्जाम्पल, जर्मनी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद इंडिया ऑल्सो। द सेकेंड डायमेंशन इज कोल्ड वॉर एंड रीअलाइनमेंट। देखिए कोल्ड वॉर के बाद कुछ रीअलाइनमेंट हुई थी 1991 में, राइट? कुछ उसी तरह की डेवलपमेंट हो रही है अभी भी। अगर हम लोग बात करें न्यू कोल्ड वॉर के बारे में, एक तरफ यूएसए प्लस एलाइज है और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं टू अ लार्ज एक्सटेंट रशिया हैज बीन रिप्लेस बाय चाइना, और यहां पे मैं रशिया को भी ऐड कर सकता हूं और दूसरे जो एलाइज है चाइना के, राइट, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एटसेट्रा। तो कुछ इस तरह की रीअलाइनमेंट जरूर हो रही है और इसीलिए हम देख सकते हैं कि फिर से एक नया रीअलाइनमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग G7 कंट्रीज की बात करें तो G7 कंट्रीज तो है, दे हैव बीन एलाइज पार्टनर्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बट अभी अगर हम लोग G7 की इनवाइट को देखें, किस किस को इनवाइट किया? इंडिया को इनवाइट किया, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया, साउथ कोरिया को इनवाइट किया, राइट? तो अगर आप यहां पे इन कंट्रीज की बात करें तो कुछ हद तक मैं यहां पे क्वाड लिख सकता हूं, क्योंकि अगर G7 है वहां पे ऑलरेडी यूएसए है और जापान है। और अगर मैं यहां पे बात करूं क्वाड की, तो यहां पे इंडिया को इनवाइट आई है, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट है। अब इसके अलावा और कौन है जो भी हम लोग नॉन नेटो एलाइज कहते हैं? इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज है नॉन नेटो एलाइज, मेजर नॉन नेटो एलाइज। Perhaps India is also now one of the major non-NATO allies of United States। तो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है कि G7 plus the Quad plus non-NATO allies, they are coming up against other adversaries. Who are the other adversaries? Russia, which has been assertive since 2014 because of the Crimea issue. China, which has been very, very assertive in South China Sea and trying to मेक इट्स टीम बिगर। क्योंकि अभी हम लोग बात कर सकते हैं रशिया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनका भी गुट बढ़ रहा है। तो एक तरह का रीअलाइनमेंट जरूर हो रहा है। तो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ परहैप्स बिकॉज ऑफ दिस न्यू पैराडाइम ऑफ द न्यू cold war that is emerging. Again, this is just a perspective for your understanding. You can just let me know your thoughts इस चीज पे, जो मैंने आखिरी चीज पे डिस्कशन की है, की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे। Do you think the history is repeating itself? Do you think that there is some sort of new realignment taking place in the idea of this new cold war? Let me know your thoughts. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.